दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 1 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से 1 अक्टूबर यानी कि आज से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। दरअसल एनजीटी के रोक के कारण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दी थी। अब रोक हटते ही आज से एक बार फिर से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी बालू खनन बिहार के सिर्फ 8 जिलों में ही शुरू हो सकेगा। बिहार के बक्सर, अरवल, नवादा, बांका, वैशाली, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज जिले में शुक्रवार से यानी कि आज से बालू खनन का काम शुरू होगा। फिलहाल पुराने बंदोबस्तधारियों की लीज अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बालू खनन शुरू होते ही बालू के बड़े रेट में कमी आएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खबर के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद अब बिहार में मोबिल भी महंगा हो गया है, जिसका सीधा सा असर बाइक, कार आदि चलाने वाले लोगों पर पड़ेगा। खबर के अनुसार बिहार में मोबिल की 1 लीटर की कीमत में 50 से 100 रुपए बढ़ चुके हैं। जिन लोगों को अपने 2 पहिया, 4 पहिया या फिर कोई भी मशीनरी में मोबिल डलवाने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इससे लोगों की जेब ढीली हो रही है। आपको बता दूं कि बिहार में पहले किसी भी मोबिल की कीमत 450 रुपए थी, जिसका दाम बढ़ करके अब 550 रुपए हो गया है। बिहार के दुकानदार बताते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मोबिल का दाम बढ़ चुका है। यह तेजी ऊपर कंपनी की ओर से ही हो रही है। दोस्तों जेएनयू में नारेबाजी के दौरान चर्चा में आए कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बदनावर में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री जय सूर्या की ओर से बदनावर में बस स्टैंड पर पोस्टर लगवाया गया है। भाजयुमो नेता द्वारा लगाया गया यह पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भाजयुमो जिला महामंत्री जय सूर्या की ओर से लगे पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ कन्हैया कुमार की तस्वीर लगाई हुई है। इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा गया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब हो गया कांग्रेस का नारा। वहीं पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कहा था कि यह कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे की भर्ती कर रही है, जिन पर देशद्रोह के मामले चल रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, ये देश को कहां ले जाएंगे। कांग्रेस अपने डूबने का रास्ता खुद तय कर रही है। उन्होंने कहा कि यह देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसे अब जनता भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कल नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जहां धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। जब पटना के सदाकत आश्रम में धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर लोग काफी परेशान हो गए हैं। बिहार का हाल तो और भी ज्यादा खराब है, बदतर है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी चौपट हो चुकी है। जिस साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का नाम एक समय में देश भर में काफी मशहूर हुआ करता था, आज वहां पढ़ाई का आलम कुछ ऐसा है कि छात्र वहां केवल हाजिर बनाने जाते हैं। जब प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, मेहनत से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले छात्र आज सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में यदि नौकरी मिल भी जाती है तो फिर सैलरी कम देकर उनका शोषण किया जाता है। धरना दे रहे नेताओं ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का नाम बदनाम कर दिया है। देश की इतनी खराब हालत पहले कभी नहीं थी जितना आज हो गई है। दोस्तों बिहार में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। आम लोग तो दूर, अब अपराधियों ने बड़े पुलिस अफसरों को भी निशाने पर बनाना शुरू कर दिया है। यह ताजा मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। इस बार अपराधियों ने एसपी के नाम पर एक व्यक्ति से 20,000 रुपए ठग लिए हैं। जहां घटना के सामने आते ही पुलिस महकमे में हरकंप मच गया है। थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी ने तुरंत इस मामले की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है। दरअसल औरंगाबाद के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए
हुए साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की ठगी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इसमें एसपी की तस्वीर लगाई गई। इसके बाद किसी व्यक्ति से पैसे की मांग की गई और लिंक भेजकर ओटीपी मांग करके 20,000 रुपए खाते से उड़ा लिए। फेसबुक पर भी एसपी के नाम फेक अकाउंट पकड़ा गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर मोदी सरकार को कदम उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक जगह पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार हमसे यह ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसे हमने हल पूछा कि क्या हल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी पूछा है कि हाईवे और सड़क को जाम नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को महाअभियान चलाया जाएगा। इस बार कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 53 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीकाकरण महाअभियान के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। पिछले टीकाकरण महाअभियान के तहत 17 सितंबर को बिहार में अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को टीका दिया गया था। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि 2 अक्टूबर को यानी कि कल कोरोना टीकाकरण महाअभियान के लिए बिहार में 15,000 से भी अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यह पिछले टीकाकरण महाअभियान में 14,500 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया था, जबकि सामान्य दिनों में 3 से 6,000 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जाता है। दोस्तों, बिहार के अररिया जिला में चुनाव आयोग के कर्मचारियों के लिए उचित सुविधाओं की कमी उस वक्त देखने को मिली जब मतदान पीठासीन अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मेज कुर्सी नहीं दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि मतदान अधिकारियों को ईवीएम मतपेटियों को जमीन पर रखना पड़ा। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग बैठकर करना पड़ा, यानी कि बैठकर वोट देना पड़ा। ऐसी व्यवस्था अररिया जिला के भरगामा प्रखंड के रघुनाथ पंचायत के बूथ संख्या 87 में देखने को मिली है। एक मतदान अधिकारी ने कहा है कि जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान हर बूथ पर पर्याप्त व्यवस्था का दावा किया था। अब हमारे पास कम से कम ईवीएम बैलेट पेपर लगाने के लिए टेबल कुर्सी बेंच नहीं बची है। दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर अभी सियासत गरमाई हुई थी कि बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव के एक बयान ने विशेष राज्य की मांग का चैप्टर फिर से खोल दिया। जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच कल सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की मांग और जातीय आधारित जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य की मांग और जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग जारी रहेगी। मंत्री के बयान के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अलग तरीके से कहा गया बयान है कि इतने दिनों से मांग नहीं मानी गई है, इसलिए अब विशेष राहत की मांग करेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं और ये जारी रहेगा आगे भी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव में जीत हासिल करने, चुनाव में सीटों की संख्या और चुनाव के दौरान किसान आंदोलन का क्या असर होगा, इन सवालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वापस जीत दर्ज करेंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आंदोलन का कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा बीजेपी की सरकार विधानसभा में 325 से 350 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों, धर्मांतरण के आरोपों से घिरे आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर आए हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। जहां ओवैसी ने कहा है कि 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। वीडियो को संदर्भ से हट कर लिया जा रहा है। ये उस वक्त का वीडियो है जब यूपी में मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी। ओवैसी ने मांग की थी कि अगर यही पैमाना है तो हर सरकारी दफ्तर में किसी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? आपको बता दूं कि कानपुर से वरिष्ठ आईएएस के सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन की पाठशाला का वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिड डे मील योजना के स्वरूप और नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
जब बुधवार को हुई इस बैठक में बदले नियमों पर मुहर लग गई है और इसे बहाल कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया है कि देश भर के 11,20,000 से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिड डे मील प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू कर देने की मंजूरी मिल गई है। जी हां, अनुराग ठाकुर ने बताया है कि योजना सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होगी। जब फिलहाल योजना 2026 तक रखी गई है, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए जमा खर्च किया जाएगा। यह नई योजना का फोकस पोषण युक्त भोजन पर रहेगा। दोस्तों, बिहार को लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट एनटीपीसी बंद करने की तैयारी है। यह कांटी और बरौनी बिजली घर को एनटीपीसी में बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। एनटीपीसी बिहार में छोटे बिजली घरों को बंद करने की तरफ आगे बढ़ा है। यह बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों को एनटीपीसी ने बंद करने का फैसला किया है। इनमें मुजफ्फरपुर का कांटी बिजली घर और बरौनी यूनिट शामिल है। एनटीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इकाई होने के कारण उत्पादन में अधिक कोयला लग रहा था, जहां साथ ही साथ बिजली का उत्पादन लागत बढ़ता जा रहा था। जहां इसी वजह से इन इकाइयों को बंद करने का फैसला किया गया है। जहां एनटीपीसी की माने तो इन इकाइयों से प्रदूषण भी फैल रहा है, लिहाजा कांटी और बरौनी की दोनों पुरानी इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि पटाखों को बनाने में जहरीली रसायनों के इस्तेमाल करके सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है। हम इस तरह के लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्रथम दृष्टि बेरियम जैसे खतरनाक तत्वों का इस्तेमाल घातक है। पटाखों पर लेबल लगाने के मामले में भी अदालत के आदेशों की भी अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि सीबीआई द्वारा जब्त किए गए पटाखों में बेरियम साल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए गए हैं। हिंदुस्तान फायर वर्कर्स और स्टैंडर्ड फायर वर्कर्स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर दिन देश में जश्न होता है, लेकिन उसके दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना होगा। लोगों को इस तरीके से मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण कारखानों से पटाखों और कच्चे माल के सैंपल्स लिए गए थे। इन नमूनों को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। अधिकांश पटाखों में बेरियम और बेरियल साल्ट पाए गए हैं। साल 2019 में बेरियम एवं बेरियम साल्ट पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी कंपनियों की ओर से भारी मात्रा में यह रसायन खरीदे गए हैं। दोस्तों, बिहार को दिल्ली से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कार्य योजना एक्सटेंशन की है। दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाकों से बक्सर होते हुए पटना तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने की कार्य योजना है, लेकिन अब इसे विस्तार करते हुए भागलपुर तक ले जाने की तैयारी की गई है। बक्सर से दिल्ली के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अब भागलपुर भी जुड़ जाएगा। बिहार सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच नई सड़क बनाने का निर्णय लिया है। यह सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेज दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलने पर बक्सर से भागलपुर सहित 4 नई सड़कों को भारतमाला फेज 2 में जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार में ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर कार्य कर रही है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार सरकार का यह लक्ष्य है कि सरकारी भवनों पर यानी कि सरकारी इमारतों पर ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगाया जाए। आपको बता दूं कि ये प्लांट पावर ग्रिड से जुड़े रहेंगे, क्योंकि सोलर पावर प्लांट से पावर ग्रिड को बिजली सप्लाई की जाएगी। सभी सरकारी भवनों में भारी संख्या में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे उत्पादित बिजली को संबंधित भवन में सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा जो बिजली बचेगी उसे ग्रिड के माध्यम से बिजली कंपनी को बेच दी जाएगी, जिससे भवन और विभाग को राजस्व का लाभ होगा। सोलर प्लांट लगाने का कार्य इसी वर्ष के अंत तक ब्रेडा के माध्यम से शुरू हो सकता है। इस साल 29 जून 2021 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जहां सारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों, कई ट्रेनों के सिर्फ नंबर बदलकर स्पेशल ट्रेन के नाम पर उसका किराया बढ़ा दिया गया है। यात्रियों की जेब अच्छी तरीके से ढीली हो रही है। अब रेलवे ने फैसला किया है कि पूर्व मध्य रेल के 2 ट्रेनों में स्लीपर कोच को हटाकर थर्ड एसी का कोच लगाया गया जाएगा। इससे उन यात्रियों को दिक्कत होगी जो स्लीपर ट्रेन में सफर करते हैं। अब उन्हें 2 गुना से भी अधिक किराया में सफर करना पड़ेगा।
दोस्तों पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी भूचाल को पार्टी संभालने की कोशिश में जुट गई है। जय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि सिद्धू ने वीडियो जारी करके इसे वसूलों की जंग बताकर इस्तीफा वापस न लेने की बात कही थी, लेकिन 2-3 दिन में घटनाक्रम बदला और अब खबर आ रही है कि सिद्धू अब अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। हालांकि सिद्धू की इस हरकत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। जय सूत्रों ने बताया है कि पार्टी सिद्धू के खिलाफ कड़े एक्शन के मोड में थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने समीकरण बदल दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अब कांग्रेस कैप्टन की जगह सिद्धू को तरजीह दे सकती है। जब बताया जा रहा है कि पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति सिद्धू की सलाह पर हो सकती है और वे फिर से प्रदेश अध्यक्ष का पद स्वीकार कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष की मौत का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ कल जहां मृतक मनीष के परिजनों से मुलाकात की, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक के परिजनों से मिलने कानपुर पहुंच गए। जब भारी बवाल के बीच अखिलेश यादव पीड़ित परिजनों से मिले, उनके साथ आई भीड़ को परिजनों ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि परिजनों को पता चला है कि पुलिस ने मनीष की हत्या की है। जब पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है, बल्कि लोगों की जान ले रही है। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी की सरकार में देखने को नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ऐसी घटना लगातार हो रही है। ऐसी सरकार में अगर कार्रवाई हुई होती तो मनीष गुप्ता जी को आज अपनी जान नहीं गंवाना पड़ता। जहां अखिलेश यादव ने आगे जिक्र किया है कि झांसी में ही ऐसी घटना हुई थी पुष्पेंद्र यादव की, उनकी जान भी पुलिस ने ले ली थी। जब पुलिस लगातार भाजपा की सरकार में लूट हत्या में शामिल है, यह तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ ना हो। सरकार की पहले दिन से कानून व्यवस्था पर नीयत साफ नहीं रही है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ भाजपा सरकार में हो रही है। सबसे ज्यादा नोटिस एनएचआरसी ने दिए हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो। दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों की जाने मानी मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट बीते बहुत दिनों से विवादों में चल रही है। दरअसल हाल ही में उन्होंने कन्यादान को लेकर किए गए एक ब्राइडल वियर ब्रांड का एक एड किया था, जिसे लेकर बहुत सुर्खियों में है। वहीं इस एड पर एक व्यक्ति ने आलिया भट्ट के विरुद्ध मुंबई के सांता क्रूज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता को लगता है कि आलिया भट्ट ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तथा कन्यादान को प्रतिगामी ढंग से दिखाया है। आपको बता दें कि मामले में मान्यवर कंपनी तथा आलिया भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इस ब्रांडेड एड में बताया गया है कि आलिया भट्ट दुल्हन के तौर पर सजी है तथा शादी के मंडप पर बैठी है एवं वो अपनी मायके की यादें ताजा करते हुए भावुक हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने माँ बाप तथा अपने परिवार के बारे में बात करते हुए आलिया भट्ट ने कन्यादान की प्रथा पर प्रश्न उठाया, जो व्यक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वहीं इस एड के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। लोगों का कहना है कि सभी धर्मों में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिनके विरुद्ध जागरूकता नहीं फैलाई जाती है, मगर कुछ ब्रांडेड ऐसे हैं जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ जैसे धर्म युद्ध छेड़ कर रख दिया है। दोस्तों बिहार की सियासत पर धीरे धीरे उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है। 30 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब अपने उम्मीदवारों के जरिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जहां तारापुर विधानसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। पिछले दफे जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश को शिकस्त दी थी। दिव्या प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश इस बार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार नहीं होगी। दरअसल पार्टी सूत्रों के अंदर खाने जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक के उपचुनाव वाली इस सीट को ले तेजस्वी यादव हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक के उम्मीदवारों को अपना नामांकन कराना है। माना जा रहा है कि तारापुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा जेडीयू से चेहरा तय हो जाने के बाद करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव तारापुर सीट को लेकर बड़ी सदी हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। तारापुर में कुशवाहा जाति से आने वाले वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है।
यहां से लगातार इसी जाति के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। जी ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार यादव की बजाय किसी कुशवाहा को उम्मीदवार बना सकते हैं। दोस्तों सीपीआई को छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में परिप्रेक्ष्य में ये बड़ी घटना मानी जा रही है। दरअसल सियासत के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को कम से कम एक चेहरा तो मिला, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन की भविष्य की राजनीति को लेकर कुछ आकांक्षाएं जन्म ले रही है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कन्हैया कुमार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किनारा रखा था, पर सवाल यह है कि क्या अब ये दोनों एक मंच पर नजर आएंगे या नहीं, ये सवाल है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि भाकपा बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन का हिस्सा थी, तब भी तेजस्वी और कन्हैया एक मंच पर नहीं आए थे। ऐसे में सियासी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों ही युवा नेता एक साथ काम करेंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। क्या ये दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने से पहले भी बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से ही कन्हैया कुमार की तुलना अक्सर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से की जाती रही है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि विपक्ष के दोनों ही नेता युवा हैं और लगभग हम उम्र भी हैं। इसके साथ ही दोनों की अपनी सियासी क्षमता भी है। एक और कन्हैया कुमार ओजस्वी वक्ता है, तो तेजस्वी यादव का बिहार में बड़ा राजनीतिक जनाधार है। हालांकि एक सवाल उठ रहा है कि क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आएंगे या साथ आएंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। हालांकि इस दौरान एक कॉमन बात जो नजर आई वो ये कि कन्हैया और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर निशाना नहीं साधते हैं। कन्हैया के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार होती तो तेजस्वी यादव के निशाने पर बिहार के एनडीए सरकार और नीतीश कुमार सुशील मोदी रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जब ये दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। लेकिन सियासी सवाल फिर से वही कि क्या ये दोनों एक साथ मंच पर नजर आएंगे। जब तेजस्वी कन्हैया में नीतीश के सामने कौन होगा, ये भी सवाल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर कन्हैया कुमार अकेले बिहार में मेहनत करते रहते तो हो सकता है कि वे आने वाले समय में विकल्प भी बन सकते थे, लेकिन अब वे कांग्रेस में आ गए तो फिर स्थिति अब बदल गई है। उन्हें पार्टी की पॉलिसी को मानना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को तैयार विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जब बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तेजस्वी चेहरा है, जब कन्हैया अच्छा बोलता है, पर तमाम सियासी स्थितियों के आधार पर फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कन्हैया विकल्प दिखते जरूर हैं, पर वे तेजस्वी के मुकाबले सीएम नीतीश के समक्ष चेहरा नहीं हो सकते। कहा यह भी जाता है कि कन्हैया कुमार के मन में सीएम नीतीश कुमार के लिए सम्मान है। इसके साथ ही तथ्य है कि कन्हैया बिहार की जातिवादी राजनीति में भी फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में कांग्रेस के गिरते जनाधार के बीच कन्हैया कुमार का तेजस्वी यादव के साथ आने से एक बात तो तय हो जाएगा कि आने वाले समय में महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ ही अगर ये दोनों ही एक साथ आते हैं तो फिर दोनों के एजेंडे भी साफ होंगे, क्योंकि एक के निशाने पर पीएम मोदी तो दूसरे के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार होंगे। ऐसे भी कन्हैया कुमार सीएम नीतीश कुमार के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और अब तक कभी भी उनके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है। शुरू से देखते आ रहे हैं कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की अलग अलग भूमिका रही है। सियासत के जानकार इसीलिए भी इस तथ्य को उभार करके सामने लाते हैं क्योंकि कन्हैया कुमार अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के सबसे अधिक निशाने पर सीएम नीतीश कुमार ही रहते आए हैं। अगर कांग्रेस के सियासी गेम प्लान के बारे में गहराई से देखें तो वे कन्हैया कुमार को एक प्रमुख वक्ता के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और उनका यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में फिलहाल अधिक उपयोग करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार के बहाने कन्हैया के निशाने पर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। दोस्तों आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि बिहार में जल्द ही आरजेडी की सरकार बनेगी। यह सरकार बस दिन गिर रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। जी हां, उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव अभियान तेज करें, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी हां, भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार की सरकार किसी दिन गिर सकती है। इस दौरान उपचुनाव, जातिगत जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा समेत अन्य मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की है। दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान ने दुनिया के कई देशों से संपर्क किया है और मदद मांगी है। हालांकि भारत समेत विश्व के कई देश अभी भी वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहे हैं। जब तालिबान को भी पता है कि देश को चलाने के लिए उसे दूसरे देशों की सहायता की जरूरत है, ऐसे में उसने भारत सरकार से अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फिर से शुरू करने के लिए भी कहा है। जब तालिबान की ओर से ऐसी मांगे तब आई है जब केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वे तालिबान द्वारा बनाई गई अंतरिम कैबिनेट को मान्यता देने
जाने की कोई जल्दी नहीं है। यह कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जैसे तालिबान अधिकारी भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अफगान छात्रों की यात्रा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। मुत्ताकी चाहता है कि छात्रवृत्ति रखने वाले अफगान छात्रों को भारत की यात्रा की अनुमति दी जाए। हालांकि भारतीय पक्ष तालिबान को तुरंत जवाब देने के जल्दी में नहीं है। यह खासकर ऐसे समय में जब किसी अन्य देश ने काबुल में सरकार के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने बाकी है, लेकिन इससे पहले ही पार्टियों ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अब कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी को बेहतर बताकर सियासी हलचल तेज कर दी है। जहां इमरान मसूद ने कहा है कि राज्य में सपा सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को यूपी में सिर्फ वही रोक सकती है। जहां इमरान मसूद ने कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी को मजबूत विपक्ष बताकर अपने ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। जहां इमरान मसूद ने कहा है कि प्रियंका गांधी मेहनत तो कर रही है, लेकिन जनता का झुकाव हमारी ओर नहीं है। हमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यह चुनाव से पहले अचानक इमरान मसूद के सुर बदलने के पीछे क्यास लग रहे हैं कि इमरान मसूद जल्द कांग्रेस को अलविदा कहकर साइकिल की सवारी कर सकते हैं। जी हां, इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसी साल जनवरी में कांग्रेस ने इमरान मसूद को कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। जब विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद को इतना बड़ा पद देकर कांग्रेस ही पश्चिमी यूपी में अपना कद मजबूत करना चाहती थी। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से आरजेडी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। जय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टरबाजी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजधानी पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किसानों के साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर के जरिए एनडीए की सरकार में किसानों की दुर्दशा को दर्शाने की कोशिश की गई है। कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने मोदी सरकार और बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग को 2 भागों में बांटा गया है। यह पोस्टर के ऊपरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को रखा गया है, जबकि पोस्टर के नीचे भाग में किसानों की दुर्दशा को दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर गुजरात के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया है। उन्होंने कन्हैया कुमार को राष्ट्रभक्त बताया है। यह कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है, यानी कि कोई सबूत है, तो जेल में डाल दें। अदालत भी कन्हैया के खिलाफ आरोप को खारिज कर चुकी है। दोस्तों, 31 दिसंबर तक बिहार के 15 जिलों के दूरदर्शन केंद्र बंद हो जाएंगे, जिसके बाद धीरे धीरे देश से प्रसार भारतीय दूरदर्शन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित यानी कि चल रही दूरदर्शन केंद्रों को भी बंद कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से सहरसा के तिवारी में स्थित हाई पावर दूरदर्शन ट्रांसमीटर केंद्र सहित भागलपुर एवं सीवान जिले के दूरदर्शन केंद्र बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही देश के सभी दूरदर्शन केंद्र को बंद करने की तैयारी में है। दोस्तों, चुनाव भले ही पंचायत में हो रहा हो, लेकिन वोटरों की तलाश शहर में भी शुरू हो गई है। यही नहीं, अपने अपने वोटरों से चुनाव के दिन 4 पहिया वाहन से घर से ले जाने और फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली जा रही है। दरअसल गांव की एक बड़ी आबादी अलग अलग प्रयोजन से शहर में निवास करती है। इसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते जरूर है, लेकिन गाँव के मतदाता सूची में उसका नाम है। इसमें बड़ी तादाद छात्र छात्राओं की भी है। इसी तरीके से व्यवसाय, बच्चों की पढ़ाई या फिर सरकारी और प्राइवेट नौकरी के चलते लोग शहर में भी अपना बसेरा बना दिया है। इधर पंचायत चुनाव में एक एक मत की अति महत्व के कारण प्रत्याशी ऐसे वोटरों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसके लिए कई प्रत्याशी खुद तो कई के सहयोगी लगातार ऐसे घरों में दस्तक दे रहे हैं। सामाजिक सहित अन्य रिश्तों की दुहाई से लेकर किसी भी तरह के वोट डालने आने का न्योता दे रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी इसमें पीछे नहीं है। स्थिति यह भी है कि कोई 4 पहिया तो कोई ऑटो या फिर अन्य साधन तक मुहैया कराने तक की बात कही जा रही है। इस बार आयोजित पंचायत चुनाव में मतदाताओं की चुप्पी से चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के बीच चुनाव संपन्न होने के बाद अपने पक्ष में प्राप्त मतों को लेकर उपाहोप की स्थिति बनी हुई है। इस बार चुनाव में अधिकांश मतदाता खुलकर किसी भी प्रत्याशियों का समर्थन करने से कट रहे थे तथा उनका बॉडी लैंग्वेज भी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए अबूझ पहली बनी हुई है, जिसे प्रत्याशियों के बीच अपनी जीत को लेकर उपाहोप की स्थिति बनी हुई है। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने कार्यकर्ता से पक्ष में प्राप्त मत का आंकड़ा पूछे जा रहा है।
दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। लगातार इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की जा रही है। जहां इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। जब से योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बयान दिया है, तब से मामला काफी गर्मा गया है। इस बीच अब खबर आ रही है कि अब मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव के बयान को लेकर कहा था कि उन्हें इस मामले को कोई जानकारी नहीं है। जहां वहीं अब विजेंद्र यादव बयान दिया है कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि मांग नहीं करेंगे, हम थक गए हैं, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। 2004 से 2009 तक लालू यादव केंद्र की सरकार में थे, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया, ये सवाल भी पूछा है। बिहार आज तो नहीं पिछड़ गया है। 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ था। लोग विपक्ष में रहते हैं तो बहुत बात उठाते हैं और सरकार में आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। इस दौरान विजेंद्र यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की मां मुख्यमंत्री थी और पिता रेल मंत्री थे, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया। आज याद आया है। मांग करना अपनी जगह है, किसी काम को करना बहुत कठिन है। आपको बता दो कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा उनकी पुरानी मांग है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। दोस्तों बिहार सरकार ने केंद्र से पंचायत के विकास के मद में 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की है। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस राशि से बची हुई पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल की शुरुआत की है। इस समारोह में सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए, जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायतों के विकास और इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए और अधिक राशि की जरूरत है। जहां उन्होंने बताया कि राज्य में यानी कि बिहार में हर घर नल जल और गली नाली का निर्माण 7 निश्चय के तहत किया जा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में RTPS और CSC के काउंटर खोल गए हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएं। दोस्तों भाकपा नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय भले ही ना हुई हो, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कन्हैया कुमार RJD नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि RJD के अंदर अब इस बात का डर है कि कन्हैया कुमार कहीं तेजस्वी यादव के लिए खतरा ना बन जाए। जहां अभी तक ऐसी कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार मुखर नेता है, वैसे में तेजस्वी यादव को आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार चुनौती दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस लगातार राज्य में यानी कि बिहार में कमजोर होती जा रही है। इस वक्त महागठबंधन में कांग्रेस भी है और इसकी अगुवा तेजस्वी यादव है। अब कन्हैया कुमार आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को भी टक्कर दे सकते हैं। वोट बैंक पर नजर डालें तो तेजस्वी यादव की राज्य में यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ है, वही कन्हैया कुमार पूरे देश पर पकड़ है। युवा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कन्हैया कुमार को। तो आपसे सवाल यह है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल हो जाने से क्या तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है? क्या तेजस्वी यादव को भविष्य में टक्कर दे सकते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।